हे गाइस, हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन पे। जैसे ही हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है जूलियस वॉन सैक का। इन्होंने 1860 में हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक डिस्कवर की थी। इसके अंदर हम प्लांट्स को कल्चर करते हैं सॉइल फ्री मिनरल सॉल्यूशन में, जिसमें हम एयर मिनरल एलिमेंट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। ये जो टेक्निक है इससे हम कुछ कमर्शियल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जैसे टमाटो, सीडलेस क्यूकम्बर एंड लेटिस। इसके बाद आता है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास कुछ एसेंशियलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे वो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। सेकंड, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसका जो काम है वो कोई और एलिमेंट रिप्लेस ना कर सके, नॉन रिप्लेसेबल। थर्ड, वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। अब क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि मतलब हमें कोई एलिमेंट कितनी अमाउंट में चाहिए, उसके बेसिस पे हम एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें 10 मिलीमोल पर किलोग्राम की क्वांटिटी से ज़्यादा में चाहिए होते हैं। इसके अंदर आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेक्निक भी लिखी हुई है, चॉपमंक्स। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, P से फॉस्फोरस, M से मैग्नीशियम, N से नाइट्रोजन, K से पोटेशियम, S से सल्फर एंड Ca से कैल्शियम। सेकंड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें 10 मिलीमोल पर किलोग्राम की क्वांटिटी से कम में चाहिए होते हैं। इनके अंदर आते हैं निकल, क्लोरीन, कॉपर, बोरोन, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, जैसे सोडियम हेलोफाइट्स में मिलता है, सिलिकॉन ग्रासेस में मिलता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ग्रास को। सेलेनियम एस्ट्रोगेलिस में मिलता है, कोबाल्ट लेगुमिनस प्लांट में मिलता है, ये रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट होता है। कुछ और भी होते हैं, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स जो होती हैं उसके पास में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके अंदर स्ट्रोंटियम एक्यूमुलेट होता है, रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम। नेक्स्ट, एलिमेंट्स जो हैं इनके ग्रुप्स को हम कुछ नेम्स देते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल में काम आते हैं, मेंटेन करते हैं, उसमें आता है पोटेशियम। अब हमारे कुछ ज़रूरी एंजाइम्स को एक्टिवेट करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें हैं मैग्नीशियम, जिंक एंड मोलिब्डेनम। जो मैग्नीशियम है वो बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है एंड नाइट्रोजिनेज मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स। हमारे प्लांट्स में कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं, जैसे क्लोरोसिस, नो सेल डिवीज़न, नेक्रोसिस एंड डिले फ्लावरिंग। जो क्लोरोसिस होता है इसके अंदर जो लीव्स होती हैं वो येलो हो जाती है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की वजह से होती है? मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, क्लोरीन, जिंक, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। सेकंड, नो सेल डिवीज़न। ये किसकी वजह से होती है? मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। थर्ड, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को हम सेल डेथ भी बोलते हैं। इसमें जो सेल की मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं बिल्कुल। ये होता है कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। लास्ट, डिले फ्लावरिंग। इसके अंदर जो फ्लावरिंग है प्लांट्स में वो एक टाइम पीरियड से लेट होती है। ये होता है मोलिब्डेनम,
नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स की वजह से और डिजीज़ भी होती हैं, जैसे मैंगनीज एंजाइम जो है एलिमेंट, उसकी वजह से होती है ग्रे स्पैक ऑफ ओट, मार्च स्पॉट ऑफ पी एंड पैकेल्ड येलो ऑफ शुगर बीट। कॉपर की वजह से होती है ब्लैकनिंग ऑफ पोटैटो। मोलिब्डेनम की वजह से होती है वेब टेल डिजीज ऑफ सनफ्लावर। जिंक की वजह से होती है रोजेट ऑफ एप्पल एंड पीच। नाउ टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। जब इनकी जो इनकी मतलब अमाउंट चाहिए उनसे कम अमाउंट में होते हैं, मॉडरेट डिक्रीज़ होता है इनके अमाउंट में, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, और तब इनमें मॉडरेट इंक्रीज़ होता है इनकी कंसंट्रेशन में, तो ये टॉक्सिक बन जाते हैं। किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वो कंडीशन जिसकी वजह से जो प्लांट का ड्राई वेट है, टिश्यूज़ का ड्राई वेट है, वो 10% डिक्रीज़ हो जाए, वो कंसंट्रेशन टॉक्सिक कंसंट्रेशन होती है। नाउ जो मेन एग्जांपल आता है वो है मैंगनीज़ की टॉक्सिसिटी से क्या क्या होता है। मैंगनीज़ की टॉक्सिसिटी में क्या होता है, जो क्लोरेटिक वेन है उसमें ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आयरन और मैग्नीशियम के साथ compete करता है अपटेक के लिए, एंड मैग्नीशियम के साथ compete करता है फॉर बाइंडिंग साइट के लिए। ये कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है शूट एपेक्स में, और इसकी वजह से आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है प्लांट में। सो हम कह सकते हैं ना कि जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी है वो एक्चुअली उसके जो सिम्टम्स हैं वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो ये एलिमेंट्स हैं इनके एब्जॉर्प्शन के लिए 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म होते हैं। पहला इनिशियल और रैपिड, मतलब फास्ट। सेकंड मेटाबॉलिक एंड स्लो। जो इनिशियल और रैपिड मैकेनिज्म होता है वो फ्री स्पेस में होता है, मतलब सेल के आउटसाइड, ठीक है। इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, और इसको नाम देते हैं एपोप्लास्ट। इसमें ये कहाँ कहाँ होता है, आयन चैनल में, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि सेलेक्टिव पोर्स की तरह काम करता है। ये किस किस टेक्निक से होता है, सिंपल डिफ्यूजन एंड बाय मास फ्लो। सेकंड जो था मेटाबॉलिक और स्लो मैकेनिज्म, वो इनर स्पेस में होता है, मतलब सेल के थ्रू होता है। इसको हम एक्टिव बोलते हैं, इसको नाम देते हैं सिम्प्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स की एंट्री और एग्जिट है दोनों में ही एटीपी लगती है। उसके बाद जो आयंस हैं इनके मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। जो इनवर्ड मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं इनफ्लक्स, एंड जो आउटवर्ड मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं इफ्लक्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह जाइलम के थ्रू जाते हैं। हमें पता है जाइलम के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि ट्रांसपिरेशन पुल एक मेजर फोर्स है उसकी वजह से होता है। तो मिनरल सॉल्ट्स का जो ट्रांसलोकेशन है वो भी ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है वाटर के साथ। जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो जाइलम सैप में प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो PR स्टाउट ने किया था एंड होगलैंड ने किया था विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करके। नेक्स्ट, सोइल एज अ रिजर्वोयर। जो सोइल है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं। ये वेदरिंग और ब्रेकडाउन की वजह से जो सॉइल है उसके अंदर डिज़ोल्व्ड आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोइल जो है इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं। सॉइल वाटर होल्ड करती है, एयर सप्लाई करती है रूट्स को, और एक मैट्रिक्स की तरह काम करती है जो कि प्लांट्स को होल्ड करके रखता है, उनको स्टेबलाइज करके रखता है। बहुत मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कॉपर, जिंक, आयरन एंड मैंगनीज
जो हैं ये हमें टाइम टू टाइम सप्लाई करने पड़ते हैं फर्टिलाइज़र्स को, वरना इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल के अंदर, जो कि हमारी क्रॉप यील्ड को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब मैंने एक टेबल बनाई है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स की एब्जॉर्बेबल फॉर्म और वो मेनली कहाँ यूज़ होते हैं वो लिखा है। नाइट्रोजन की जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होती हैं वो होती है NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट एंड अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में यूज़ होता है, प्रोटीन्स का पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का पार्ट होता है, विटामिन्स का पार्ट होता है एंड हार्मोन्स का भी पार्ट होता है। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सेकेंड, फॉस्फोरस, इसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म है H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव। ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, कुछ प्रोटीन्स में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है एंड फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। नेक्स्ट, पोटेशियम। पोटेशियम की एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है K पॉजिटिव। ये टर्गिडिटी ऑफ सेल्स को मेंटेन रखता है, एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन रखता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा में इन्वॉल्व होता है और ये मेंटेन करता है टर्गिडिटी ऑफ सेल्स एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में भी इसका मेजर रोल होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम। जो कैल्शियम है इसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है Ca2 पॉजिटिव। कैल्शियम पैक्टेट जो है ये मिडल लैमेला में मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल में भी इसका यूज़ होता है। ये ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सेल मेम्ब्रेन की इसकी बहुत नीड होती है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है इसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है Mg2 पॉजिटिव। क्लोरोफिल में मिलता है, ये राइबोसोम स्ट्रक्चर में मिलता है, DNA एंड RNA सिंथेसिस में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट, सल्फ़र। सल्फ़र की एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है SO4 2 नेगेटिव। ये अमीनो एसिड्स में मिलता है जैसे सिस्टीन एंड मीथियोनिन। मीथियोनिन स्टार्ट कोडोन होता है, इसका जो कोड है वो क्या है AUG। एंड कोएंजाइम्स में भी मिलता है, विटामिन जैसे थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम में इनमें भी मिलता है एंड फेरिडॉक्सिन में भी मिलता है। नेक्स्ट, आयरन। आयरन की जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है वो Fe3 पॉजिटिव होती है, फेरिक आयरन। जो आयरन है ये फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, ये कैटेलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है एंड क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है मैंगनीज। मैंगनीज की एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है Mn2 पॉजिटिव। ये वाटर की स्पिल्टिंग में भी यूज़ होता है, एंजाइम एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट होता है जिंक। जिंक जो होता है वो Zn2 पॉजिटिव इसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में भी ज़रूरी होता है। ये ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है उसका प्रिकर्सर होता है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर की जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है वो होती है Cu2 पॉजिटिव, क्यूप्रिक आयन। ये साइटोक्रोम A3 में यूज़ होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है बोरोन। जो बोरोन है उसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म है Bo3 3 नेगेटिव एंड B4O7 2 नेगेटिव। ये मेनली पोलन जर्मिनेशन में यूज़ होता है, सेल इलोंगेशन में भी यूज़ होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन में यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में एंड मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में, यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। जो मोलिब्डेनम है इसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है MoO2 2 पॉजिटिव, मोलिब्डेट आयन। ये नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। इसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है Cl नेगेटिव। ये वाटर स्पिल्टिंग रिएक्शंस में, कैटायन एनायन बैलेंस में, फोटोसिंथेसिस में यूज, ऑक्सीजन इवोल्यूशन में हेल्प करता है। नाउ, मोबाइल एंड इमोबाइल एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स ओल्डर लीव्स से
यंगर लीव्स में चले जाते हैं लीफ फॉलन के टाइम पे, वो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, और जो मूव नहीं कर पाते वो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। मोबाइल एलिमेंट्स में आते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इनके जो सिम्टम्स है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, वो ओल्डर लीव्स में पहले दिखते हैं बजाय कि यंगर लीव्स में। और जो सल्फ़र, कैल्शियम एंड बोरॉन होते हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं ये यंगर लीव्स में पहले दिखते हैं, क्योंकि ये इमोबाइल एलिमेंट्स हैं। ये जो ओल्ड लीव्स हैं उनसे यंग लीव्स में नहीं जा सकते। क्लोरोफिल में आयरन एंड मैग्नीशियम जो एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं। नाउ मेन टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल। जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन का सोर्स होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, जो कि अनयूजेबल होती है। प्लांट्स उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। सो जब इस अनयूजेबल नाइट्रोजन को हम यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं: बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो यूजेबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की वो होती है अमोनियम आयन नाइट्रेट। ये होती है हमारी यूजेबल फॉर्म। इसको प्लांट्स और एनिमल्स लेते हैं, और जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं, जब उनका डिके होता है, तो ये बैक्टीरिया की मदद से वापस से अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जो नाइट्रिफिकेशन है, जो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन में, उसके लिए जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। और जो ये नाइट्रेट आयन है प्लांट्स तो लेते ही हैं, प्लस साथ में कुछ नाइट्रेट आयन जो है वो वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो है सूडोमोनास एंड थियोबैसिलस। अब जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के यूजेबल फॉर्म में जो 3 मेथड हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट मेथड है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं यूवी रेज की प्रेजेंस में। ये हायर एटमॉस्फेयर में होती है। फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलके नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन बनाता है, जो कि वाटर के साथ मिलके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। सेकंड मेथड आता है हमारा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो कंबाइन करती है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के साथ और अमोनिया की फॉर्मेशन करती है। अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके यूरिया फर्टिलाइज़र बनाती है, जो कि सॉइल में जाता है। जब हम क्रॉप के टाइम पे उसको प्रोवाइड करते हैं क्रॉप को यूरिया फर्टिलाइज़र, वो सॉइल में जाके अमोनियम आयन बनाता है, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म है नाइट्रोजन। अब हमारा थर्ड मेथड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें जो नॉन यूजेबल फॉर्म है N2, उसको हम कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में बाय यूजिंग माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हम यूज़ करते हैं वो डायएज़ोट्रोप्स कहलाते हैं। इनमें बैक्टीरिया भी आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी भी। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बोथ कैन बी फ्री लिविंग एंड सिम्बायंट्स। जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं उनमें है एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरलम, बेजरनिकिया एंड बैसिलस। जो एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया है ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं, और जो ये रोडोस्पाइरलम है ये अनएरोबिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में आते हैं फ्रैंकिया एंड राइजोबियम। फ्रैंकिया जो है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है, लाइक
एल्नस। एंड जो राइजोबियम है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में नाइट्रोजन फिक्स करता है, जैसे अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन एंड मैनी मोर। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी में आती है नोस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया। सिम्बायोटिक में जो नोस्टॉक है ये साइकस की रूट्स के साथ एसोसिएटेड होती है एंड एनाबीना एजोला के साथ एसोसिएटेड। फ्री लिविंग कंडीशन में जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये एरोबिक होता है, बट व्हेन इट हैज़ टू डू नाइट्रोजन फिक्सेशन ये अनएरोबिक बिहेव करता है। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इसके अंदर मॉलिब्डेनम आयरन प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है फॉर इट्स एक्शन, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए नोड्यूल फॉर्मेशन करनी होती है, उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो नोड्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया है जो सॉइल में ग्रो करते हैं, रूट्स के आसपास, रूट हेयर्स के आसपास जो बैक्टीरिया सॉइल में ग्रो करते हैं, वो बैक्टीरिया केमिकल सिग्नल सेंड करते हैं प्लांट को, जिसके रिस्पॉन्स में जो प्लांट है वो अपनी जो रूट हेयर है उसकी जो सेल वॉल है उसको डिग्रेड कर देते हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स। जो बैक्टीरिया जो थे जिन्होंने केमिकल सिग्नल सेंड किया था वो उस इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर एंटर करते हैं और कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं। ये बैक्टीरिया कॉर्टेक्स तक पहुंचने के बाद मतलब रैपिडली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं, और एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम रूट नोड्यूल बोलते हैं। अब रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन के बाद थर्ड स्टेप आता है कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो थे ये मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं रूट सेल के अंदर ही, उस रूट नोड्यूल के अंदर ही। नाउ ये जो बैक्टीरिया हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नॉन मोटाइल हो जाते हैं, जिनको हम बैक्टीरियोइड्स कहते हैं। एक रूट नोड्यूल के अंदर अराउंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियोइड्स होते हैं। एक जो ये रूट नोड्यूल्स होते हैं ये पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। अब जो ये पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन है इसके पास में जो फ्री स्पेस है वहाँ पर एक रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है लैग हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है और रैपिडली बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। इसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है ताकि ये नाइट्रोजनियस एंजाइम को एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड कर सके। अगर एनारोबिक कंडीशन नहीं मिली नाइट्रोजनियस एंजाइम को तो वो वर्क नहीं करेगा और नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो। अब जो हमने रूट नोड्यूल फॉर्मेशन का जो मैकेनिज़्म पढ़ा है उसको हम डायग्राम्स में भी देख लेते हैं। जो ये सेल लेयर्स हैं ये हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहर ये सॉइल पार्टिकल्स के पास जो ये रूट हेयर्स, जो आउटग्रोथ है ये रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स के पास है ना बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है उन्होंने केमिकल सिग्नल सेंड किया, तो यहाँ से जो रूट हेयर है ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, हुक लाइक फॉर्मेशन बना लेता है और यहाँ पर इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्मेशन होती है। अब बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर एंटर करते हैं और अप टू द कॉर्टेक्स, थर्ड डायग्राम में जब हम देखेंगे तो इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल की सेल्स तक पहुंच जाते हैं बैक्टीरिया और यहाँ पे प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि लास्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब जो ये नाइट्रोजनेस एंजाइम है और जो ये लैग हीमोग्लोबिन है ये नोड्यूल के अंदर होते हैं, नोड्यूल के अंदर होते हैं क्योंकि वहीं पे नाइट्रोजन फिक्स होनी होती है ना। सो ओवरऑल रिएक्शन जो है हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की वो क्या बनती है, नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 16 ATP gives 2 molecule of ammonia plus hydrogen plus 16 ADP plus 16 inorganic phosphate। जो हमने देखा पर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन में 8 ATP लगती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो रूट सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है होस्ट सेल के अंदर, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है।
बैक टू नाइट्रोजन साइकिल, हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। अब जो ये अमोनिया है इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं और उसको नाइट्राइट आयन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये करता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। और जब नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करते हैं ये करता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक है, ये काम एस्परगिलस और पेनिसिलियम भी कर सकती है। अब उसके बाद जो नाइट्रेट आयन है उसको प्लांट्स बायोमास ले लेंगे। डिकेइंग के टाइम पे जो वापस से अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन जो है उसमें जो डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसको हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, तो ये होता है बैसिलस माइकोइड्स बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। अब हमने एक स्टेप पढ़ा था, नाइट्रेट जो आयन है उसका कुछ परसेंट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है बाय बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड थियोबैसिलस। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना डीनाइट्रिफिकेशन होता है और ये होता है सूडोमोनास एंड थियोबैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में।